नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। इंडिया अलायंस की लिस्ट आ गई है। वो लिस्ट जिस लिस्ट में उन पत्रकारों के नाम होने थे, उन खास तौर पर एंकर्स के नाम होने थे जिनके ऊपर आरोप है। इंडियन अलायंस का कहना है कि ये सब लोग एजेंडा पत्रकारिता करते हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं बीजेपी का, और ये लोग एक तरफा बहसें करते हैं। और ये लोग, अगर इंडिया अलायंस इनके पास बहस में शामिल होता है तो इनकी उस एजेंडा पत्रकारिता को वो वैधता दे देगा या लेजिटिमेसी दे देगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में इंडिया अलायंस ने कितनी अकल लगाई है, इंडिया अलायंस का ये पैतरा कितना कामयाब होने वाला है, और चुनाव में इसके जरिए इंडिया अलायंस क्या हासिल कर सकता है, और राजनीति के दांव पेच इससे जुड़े हुए क्या है। ये जो सामने दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं है। मैं भी आया। लिस्ट आएगी, ये ऐलान कल हुआ था। कल शरद पवार के घर पर दिल्ली में बैठक हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि जो सब कमेटी है मीडिया की, वो एक लिस्ट जारी करेगी। और इस लिस्ट के जारी होने से पहले सब उम्मीद कर रहे थे कि भाई एक मीटिंग होगी, मीटिंग में कुछ फैसला होगा, एक प्रेस रिलीज आएगी, और ऐसा नहीं हुआ। अचानक न्यूज लॉन्ड्री पे कुछ नामों की एक लिस्ट तैरने लग गई कि इन नामों को प्रतिबंधित करने वाला इंडिया अलायंस। मैंने भी अपने चैनल पे आपसे पूछा था कि भाई साहब, अगर प्रतिबंधित करना सही है क्या, पहली चीज, और दूसरा आप ये बताएं कि अगर प्रतिबंधित करना है तो किस किस को करना है। क्योंकि लोगों ने वहां पर बहुत सारे लोगों के परोक्ष नाम, दूसरे नाम लिखे, तो कंप्यूटर के जरिए इतने सारे कमेंट पढ़ के ये पता लगाना तो संभव नहीं था कि कितने लोग किस नाम के समर्थन में थे। मेरा मकसद यही था। लेकिन इतना पक्का है कि 97% लोगों ने कहा कि हाँ, इन्होंने अति कर रखी है और इन लोगों के अलायंस पर अब तो रोक लगना ही चाहिए। अलायंस मतलब इन गोदी मीडिया एंकरों पे रोक लगनी चाहिए, और इनको रोक लगने का मतलब यह है कि इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनके कार्यक्रमों में लोग शामिल ना हो। ठीक है साहब, लेकिन इससे पहले कोई फैसला होता, कुछ विचार विमर्श होता, अचानक एक लिस्ट आ गई। सुधीर चौधरी लिस्ट को ट्वीट कर रहा है, उसके बाद पता चला पवन खेड़ा ने भी ट्वीट कर दिया है, फिर पता चला आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट कर दिया है, फिर हर तरफ ये हो गया कि ये एंकर हैं जिन लोगों को अब, जिनके शो में इंडिया अलायंस के लोग नहीं जाएंगे। उसमें अदिति त्यागी का भी नाम आया है। अदिति त्यागी जो है वो कह रही है कि भाई त्यागी किसी से डरता नहीं, और सबसे ऊपर मेरा नाम है, गर्व की बात है, वगैरह वगैरह। खैर, लेकिन जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट को क्या सोच के बनाया गया है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसके राजनीति के दांवपेच को समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस लिस्ट के जरिए कैसे खेल रही है। पहले ये समझते हैं। देखिए, जो लिस्ट आई है उसमें न्यूज 18 यानी अंबानी जी के चैनल के 3 लोग हैं। हालांकि अब मैं उद्योगपतियों के नाम से इसलिए नहीं जोड़ता हूं, पता नहीं लगता है कि किस चैनल में किसका कितना पैसा लगा है। सब में ही इन बड़े लोगों के पैसे लगे हुए हैं। तो इसमें अंबानी का, चूंकि ये खुद का पूरा चैनल है, तो उसमें अमन चोपड़ा हैं, अमीश देवगन है, आनंद नरसिम्हन है, 3 लोग हैं न्यूज 18 के, जिनके शो में अब इंडिया अलायंस के लोग नहीं जाएंगे। इंडिया एक्सप्रेस की अदिति त्यागी हैं, और अदिति त्यागी के बारे में भी ये है कि अब वो उनके शो में लोग नहीं जाएंगे। आज तक की चित्रा त्रिपाठी हैं, लेकिन आज तक से श्वेता सिंह का नाम नहीं है। नोट के चिप वाला वायरल वीडियो याद कीजिए। जिन अंजना ओम कश्यप को ये सब लोग अंजना ओम मोदी लिखते हैं, ये लिखते हैं, उसको भाजपाई भक्त बताते हैं और ट्रोल करते हैं, उसका भी नाम इस लिस्ट में बहिष्कार वाली में नहीं है। इसके अलावा इंडिया 24 से रूबिका लियाकत का नाम है, साथ ही साथ इंडिया टुडे से गौरव सावंत और शिव अरोड़ का नाम है। अब इस लिस्ट में मैंने आपको बताया, इसके अलावा दीपक चौरसिया जी न्यूज में है, जो पहले न्यूज 24 में होते थे, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। कितना अचरज की बात है। दीपक चौरसिया का नाम ना होना अपने आप में अचरज बढ़ा कि दीपक चौरसिया को कैसे छोड़ दिया। क्या ये लोग मानते नहीं है कि वो एक तरफा पत्रकारिता करते हैं? क्या ये मानते हैं? उनके तो ट्वीट सारी चीजें जो दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया टीवी से प्राची पाराशर का नाम है, जबकि इंडिया टीवी में बहुत सारे लोग हैं।
और इसी तरह से आप सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत का नाम है, और नाउ नवभारत से एक और नाम नहीं है, नविका कुमार का नाम जो है वो इसमें लिस्ट में है, और लेकिन वहां से राहुल शिवशंकर का नाम गायब है, आरएसएस। राहुल कंवल का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन अक्सर इनकी आलोचना एक तरफा पत्रकारिता करने के लिए की जाती रही। ये जो लिस्ट जारी करना और उनके शोज में नहीं जाना, ये फैसला किस लिए इनको करना चाहिए था और उन्होंने किया, उसकी एक वजह है। दरअसल क्या है कि ये ज्यादातर जो शो होते हैं उनका एक फॉर्मेट फिक्स है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 आदमी होते हैं। डिबेट में 5 लोग हैं तो 4 वो होंगे। कैसे? एक तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का प्रवक्ता, दूसरा आरएसएस के संघ के विचारक टाइप से या संघ के जानकार टाइप के एक आदमी बिठा लेते हैं, तीसरा कोई उसी तरह की सोच वाला एक एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट के नाम पे, चाहे वो पत्रकार बिठाएं या वो जो मूछ वाले अंकल जी हैं, गुस्से वाले फौजी वाले जो हैं जनरल बख्शी, उनको बिठाएं या कोई ऐसा आदमी बिठाएं, एक वो हो जाता है। और चौथा जो है वो स्वयं साक्षात एंकर, जो इन सबसे बड़ा प्रवक्ता के तौर पे वहां एक्ट करता है। तो ये 4 लोग मिल जाते हैं। फिर ये 4 लोग मिलने के बाद में WWE के अखाड़े में उतरते हैं और वहां पे एक लैया पहिया पहलवान होता है। आप थोड़ा बहुत कांग्रेस से थोड़ा स्ट्रांग जाने लग गए हैं, लेकिन उसको ये लोग घेरते हैं। अब वो अगर मान लीजिए वो पॉलिटिकल हार्डकोर मैटर है, कांग्रेस पार्टी का कोई आया तो वो उनका, या जेडीयू का आया या कोई आया, इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी वाला आया, तब तो वो संभाल लेता है। लेकिन अगर कोई कमजोर आदमी पड़ गया तो ये सारे लोग मिलकर उसकी धुनाई करते हैं। अभी कल परसों एक ट्विटर पे वायरल हो रहा था वीडियो, जिसमें कि एक एंकर है आज तक की, जिनका नाम इस लिस्ट में है, वो उनका जब कांग्रेस का जो प्रवक्ता था वो कुछ ऐसी बातें कहने लगा जिसको बीजेपी का प्रवक्ता भी चुपचाप सुन रहा है, लेकिन एंकर बेचैन हो रही है। उसके चेहरे से लग रहा है वही वाले भाव आए जैसे कि कोई बहुत सख्त भाषण देता है संसद में, तो हमारे स्पीकर जी के जो चेहरे के भाव जो हैं वो एकदम बदल जाते हैं, उनको खराब लगने लगता है। उसी तरह का सीन जो है वो एंकर का था। तो इसके बाद में जब ये पूरे, तो इसको लेजिटिमाइज नहीं करना, इसलिए बहिष्कार। यही पवन खेड़ा ने भी अपना जो वीडियो ट्विटर पर रिलीज किया है उसमें उन्होंने कहा है। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं। लेकिन यह हुआ एक स्पष्ट पब्लिक एजेंडा, लेकिन इसका एक हिडन एजेंडा भी है। हिडन एजेंडा जो ये है कि आप अब इंडिया को हल्का खिलाड़ी मत समझो। इंडिया गठबंधन अब वो सारे पैंतरे अपना रहा है जो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी अपनाती थी। अंतर सिर्फ इतना है कि मोदी जी के पास में जो ब्रेन थे वो या तो स्वयं मोदी जी का या अमित शाह का या कुछ एक ही थे। बाकी उनके पास ब्रेन बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया सेल, झूठ वूठ वाले, जो इन्होंने भी डेवलप कर लिए हैं, कांग्रेस ने भी। लेकिन उस तरह के जो रणनीति बनाने वाले लोग ज्यादा बीजेपी के पास बचे नहीं है। धीरे धीरे करके सब ठिकाने लगा दिए गए हैं। तो वो जो लोग हैं वो कांग्रेस के पास ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस क्या कहें, इंडिया गठबंधन के पास। तो ये सारे खिलाड़ी जो है मिलकर खेल खेल रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि कॉलर पकड़ के बीजेपी कांग्रेस को अपने एजेंडे पे ले आती थी, घसीट के। तुम आ जाओ, आओ हमारी दौड़ में, आज हम क्रिकेट खेलेंगे, हमारा मन है क्रिकेट खेलना, तुमको भी खेलना पड़ेगा। अब उल्टा हो रहा है। लेकिन ये लिस्ट जारी हो गई। अब इस लिस्ट के जारी होने के साथ साथ इसके पीछे की एक पॉलिटिक्स को आप समझिए। सब लोग चला रहे होंगे मास्टर स्ट्रोक है, ये है, कांग्रेस पार्टी उखाड़ देगी, ये सब चल रहा होगा। लेकिन मैं एकदम रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। इसके पीछे की कहानी समझिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन चाहता है कि इस देश में जो लोग हैं उनकी नज़र में ये एंकर जो हैं वो पता रहे। मान लीजिए कि आपकी शादी हो रही है और मैं आपकी शादी के खिलाफ हूं। मुझे पता है ये जो शादी आप कर रहे हो ये नहीं करनी चाहिए आपको।
मैं शादी के खिलाफ हूँ, मान लिया ज़बरदस्ती शादी कर रहे हो आप लड़की की, वो करना नहीं चाहती, वो कहीं और करना चाहती है, ऐसे मान लो, तो मैं अगर शादी में जाके आशीर्वाद दूंगा, शामिल होऊंगा, तो मैं उस शादी को लेजिटिमाइज कर रहा हूँ, मैं उस शादी का हिस्सा हूँ, मैं उस शादी को समर्थन दे रहा हूँ। इसी तरह से ये जो नफरती एजेंडे वाले शो शाम को 5 बजे से जो महफिल सज जाती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उस महफिल में जो लोग जाते हैं, वो लोग भले ही वो अपनी पार्टी की तरफ से जा रहे हों, लेकिन वो उस पूरे के पूरे जो वहाँ पे एक तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको लेजिटिमाइज करते हैं, उसको वैधता देते हैं। तो इंडिया गठबंधन ने ये काम करके एक तो वो वैधता खत्म की, पहली चीज। दूसरा, एंकर्स को ये मैसेज दिया कि भैया अगर रोजी रोटी चलानी है तो आपको जर्नलिज्म करना पड़ेगा, ये गोदी से काम नहीं चलेगा। कैसे? अगर आप अभी तक क्या करते थे, आपने 5 लोगों का एक कॉम्बिनेशन बिठा लिया, 5 आदमी बैठे, जिसमें एक बीजेपी की तरफ से हो गया बीजेपी वाला, दूसरा बीजेपी की तरफ से हो गया एक संघ के विचारक करके, तीसरा बीजेपी की तरफ से एक पत्रकार बैठा देते थे, ठीक है, चौथा स्वयं बीजेपी की तरफ से एंकर है ही, वो तो सबसे पहले प्रवक्ता। पिछले दिनों एक एंकर का जो है वीडियो वायरल हुआ था कि प्रवक्ता को बुरा नहीं लग रहा है और एंकर जो है वो अपने एक्सप्रेशन को छिपा नहीं पा रही है, कांग्रेस का प्रवक्ता कुछ बोल रहा है और उस एंकर का नाम इस लिस्ट में है और वो परेशान हो रही है कि ये क्यों बोल रहा है बीजेपी के खिलाफ। तो अब आपने क्या किया, 4 तो रख लिए बीजेपी के खिलाफ, फिर आप एक 5वां कांग्रेस वाला बिठाते हैं और ऐसा आदमी बिठाते हैं जो बेचारा जवाब ही ना दे पाए, कुछ बोल ही ना पाए, और उसकी बाद में बैठ के 1 घंटे तक उसकी बैशिंग होती है। और उसके बाद में ये जो नूरा कुश्ती होती है, नूरा कुश्ती क्या एक ऐसी कुश्ती है जिसमें एक टिड्डी पहलवान को आपने 5 एकदम मुस्तंडों के सामने रख दिया जो ठोक पीट के उसका मुंह टेढ़ा वेढ़ा करके, क्योंकि ये डिबेट भी उसी स्टाइल में होती है, घर भेज देते हैं। इस मुसलमानों का मुद्दा होगा तो वो 2-4 लोग हैं जो केवल टीवी के लिए ही बने हुए हैं, वो बैठ जाए। पाकिस्तान का मुद्दा होगा तो वहाँ पैसे लेके देश के लिए गाली सुनने वाले कुछ बैठ जाते हैं, पर 4 लोग यहाँ से उसके, तो ये इस तरह से ये डिबेट संचालित होती है। तो अगर वो 5वां ना आए तो फिर आप कहोगे यार ये डिबेट तो निष्पक्ष है, निष्पक्ष नहीं है। अब 5वां नहीं होगा तो आपके उसमें भंग पड़ेगा। हाँ, आप ये करोगे, मुझे पता है कि कुछ पत्रकारों को बिठा लोगे जो उनकी तरफ से बात कर लें, कुछ पुराने लोगों को बिठा लोगे जो उनकी तरफ से बात कर लें, लेकिन जो कांग्रेस से जुड़ी हुई बात है उस पर ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस वाला ही बोल पाएगा, या इंडिया गठबंधन की कोई भी चीज़ है। तो अब तो तृणमूल कांग्रेस का मसला उठाओगे तब भी उसका आदमी नहीं मिलेगा आपको, नीतीश का बिहार का मसला उठाओगे तब भी उसका आदमी नहीं मिलेगा। तो आपको एक तरह से पंगु बना दिया गया। तो आप जो सीधी सी बात यह है कि आपके ऊपर एक तो उन्होंने लेजिटिमाइज, आपकी जो बहस होती थी उसको वैधता देना बंद कर दिया। दूसरा, आपकी शो अगर देखे जाने लायक बनना है, हमेशा याद रखिए जब तक घर्षण नहीं होता आग नहीं निकलती, दोनों पक्ष चाहिए तभी डिबेट में मजा आएगा। एक तरफा नैरेटिव कितने दिन चला लोगे, खड़े हो जाओगे ब्लैक एंड व्हाइट में, बोलते जाओगे बोलते जाओ। लेकिन जब इंटरव्यू कुछ लेना होता था, कहीं करना पड़ता था, एंक्लेव कैंक्लेव होते थे, एंक्लेव से तो पैसा कमाते हैं ये कंक्लेव और ये सब करते हैं लोग, मीडिया महफिल टाइप का, 5 स्टार होटलों में चैनल वाले तो पैसा बनाते हैं इससे, तो उस धंधे पे भी असर पड़ेगा। फिर एंकरिंग करने वो कहेंगे नहीं सुधीर चौधरी को मत बिठाओ, हम नहीं बात करेंगे इससे, तो आप एक तरफा चलाते रहना वहाँ पे। तो एक तो ये एक झटका मिला। दूसरी चीज़ जो है वो चीज़ ये है कि इन्होंने दूसरे तरीके से क्या किया कि देखिए FIR वगैरह करनी शुरू कर दिए कि अगर आप फेक न्यूज़ वाला नैरेटिव चलाओगे तो वहाँ से गिरोगे। तो पूरा जो मीडिया है अब उसके लिए पक्षपात करना थोड़ा जोखिम भरा हो गया है, खुला खेल नहीं रहा है कि पता चला लेके गए माइक और मुंह में घुसा दिया और बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया, तुमने घोटाला किया, जवाब दो तुमने घोटाला किया। वो कुछ बोल रहा है उससे पहले ही नहीं तुमने घोटाला किया, वो सब होता था। अब वो चैप्टर हो गया क्लोज। तो जो 2024 के चुनाव से पहले काफ़ी हद तक मीडिया अब फूक फूक के कदम रखेगा, FIR होने लगेंगी, एक आध गिरफ्तारी होने लगेगी, तब भी इनको लगेगा कि यार ऐसा नहीं कि वहाँ सोशल मीडिया सेल से कुछ आ गया और उसी को मैंने उठा के नैरेटिव बना दिया। मैं व्हाट्सएप से नहीं चलाऊंगा अपना चैनल, अपना शो, भैया तुम्हारे व्हाट्सएप से शो चलाने चक्कर में जेल जाने की नौबत आ गई, या तो तुम मुझे टिकट दे दो पार्टी का, वहीं से चुनाव लड़ लूंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा। तो एक ये फर्क पड़ा। दूसरा, ये जो पूरा गेम है इसको आप समझिए,
इसकी टाइमिंग भी आपको समझनी पड़ेगी। दरअसल हो ये रहा है कि जो इंडिया गठबंधन वाले हैं ना, ये अब मोदी जी को उन्हीं के मैदान में हराने लगे हैं। ये मोदी जी की जो अपना स्टाइल था काम करने का, ये उसी को अपना रहे हैं। होता यह था कि जब भी सरकार गिरती थी, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या तो कांग्रेस पार्टी के या किसी न किसी आदमी के आसपास ईडी वीडी ये सब करके माहौल बना देती थी, और ताकि उस पर बात ना हो। अभी हाल में भी ये हुआ कि जब अडानी पे OCCRP की रिपोर्ट आई, अब आप सोचिए वो जिस आदमी का पैसा लगा अडानी की पूरी कंपनियों में, पहले सवाल उठाया, सबसे पहले हमने उठाया था भाई साहब कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है, किसका पैसा है। अब धीरे धीरे करके OCCRP की रिपोर्ट आने तक हम उस आदमी से एक कदम दूर हैं जिसका पैसा अडानी के ग्रुप में लग रहा था, क्योंकि वो 2 आदमी तो पता लग गए, उनके फंड पता लग गए, उन्होंने 8 में से 6 कंपनियां कौन सी बंद की हैं ये पता लग गया, और चूंकि वो दूसरे देश की कंपनियां, तो सेबी ने उनसे जानकारी मांगी है। अब भारत का कानून भले ही इन्होंने बदल दिया हो कि भैया अंतिम रूप से कौन उसका बेनिफिशियरी है ये नहीं बताने की जरूरत है, आप सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर बता दो कि बस ये कंपनी है, इसका शेयर है, इस कंपनी में किसका पैसा लगा है और वो पैसा कहां से आया है, पहले सेबी में ये बताना पड़ता था इनको। अब वो कानून को इन्होंने 2018 में बंद कर दिया। किस नियत से किया ये अब क्लियर हो रहा होगा आपको। तो अब जिस नियत से किया उस नियत का भी स्पष्टीकरण होने लग गया है, क्योंकि अब ये जो 2 आदमी हैं, एक चीनी और एक अरबी, इस चीनी और अरबी के पास तक तो मामला पहुंच गया जांच का। अब सिर्फ इतना पता लगाना है कि चीनी और अरबी में के पास में वो पैसा जिससे अडानी के शेयर खरीदे गए कहां से आया, वो पैसा स्वयं अडानी ने लगाया या किसी और आदमी का पैसा उसमें लगा, या अडानी ने किसी और आदमी को रिश्वत दी, या उस और आदमी को किसी और ने रिश्वत दी। कुछ देश में कुछ डील हुई हो, तमाम तरह की डीलों पे विवाद उठते रहते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा डीलों पे कोई बोल ही नहीं पाता है। वो सारी डीलें जो हुई हैं उसका पैसा अगर किसी के पास पहुंचा हो, वो पैसा इन 2 आदमियों के पास आ रहा हो, तो अभी बस 2 आदमियों से बस एक कदम दूर उस आदमी का नाम है। तो OCCRP की रिपोर्ट आते ही आपने देखा होगा देश में कैसे अचानक नए नए मुद्दे खड़े हो गए, बड़े बड़े। भारत बनाम इंडिया, जिंदगी भर इंडिया जो लोग करते रहे वो भारत बनाम इंडिया, भारत भारत करने लग गए। क्यों? इसलिए कि आप भारत पे बहस करना शुरू कर दो, OCCRP पे बात मत करो, उस आदमी पे मत करो कि वो कौन हो सकता है, उसकी संभावनाओं को नहीं तलाशो, उसके अनुमान मत लगाओ जिसने उन दोनों कंपनियों, उन दोनों आदमियों को पैसे दिए जिन्होंने अडानी के ग्रुप में पैसा लगाया। इसी तरह से दूसरा एक और मसला भारत इंडिया के साथ साथ ये भी आ गया, विशेष सत्र वाला। अब जो विशेष सत्र का एजेंडा आया उसको अगर आप पढ़ें तो भाई साहब इसको आप ऐसी नॉर्मल में ही कर लेते, पिछले सत्र में, या अगला जो सत्र आने वाला है उसमें कर लेते। ऐसा क्या महान था कि उसके लिए स्पेशल देश की संसद का अलग से सत्र बुलाया जा रहा है? ऐसे कौन से महान बदलाव आप करना चाहते हैं? अभी आपने जो कानून सामने रखे हैं उनको तो बाद में भी कर लेते हैं, उसमें तो कोई अर्जेंसी नहीं है। वो ये सारी चीजें जो है ना, इसलिए ये डाइवर्ट पॉलिटिक्स, डाइवर्ट करने का तरीका है, अटेंशन डाइवर्ट करने का। लेकिन आप सोचिए कि ये जो मसला है पत्रकारों की सूची जारी करना, उन पर प्रतिबंध लगाने वाला, इंडिया गठबंधन ने वापस घसीट के, कहां जा रहे हो डाइवर्जन पे, बहुत हो गया इंडिया बनाम भारत, इधर आके बात करो गोदी मीडिया पे, बहुत कर लिया तुमने, ये संसद का सत्र पत्र छोड़ो उसको, इधर आ जाओ जरा, उदयनिधि पे जवाब दो, दलितों के उत्पीड़न पे जवाब दो। और इस देश का प्रधानमंत्री उदयनिधि जैसे एक छोटे से मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो तो खेल मंत्री है, जिसको हम उत्तर भारत में जानते ही नहीं थे। उत्तर भारत की गली गली में उसका नाम ले लेके मोदी जी बयान दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगा दीजिए कि उस आदमी ने एक बयान से कितनी पावर जनरेट की है, जिसको ये लोग बुझाने में लगे हुए हैं। इसको कहते हैं राजनीति के दांव पेच। अब खिलाड़ी अपने तरीके से खेल खेल रहे हैं, और हमारे और आपके लिए ये इसलिए बहुत रोचक खेल होने वाला है क्योंकि इस खेल में अब दांव पेच दूसरे तरीके के हो रहे हैं। अब आप बात करेंगे उस इशू पे जो इंडिया ने तय किया है, पत्रकारों पे बात करो, पूरा ट्विटर भरा हुआ है, हर आदमी पत्रकारों के प्रतिबंध पे बात कर रहा है। बोला होगा मोदी जी ने कुछ भी वहां पे जाके मध्य प्रदेश में, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। यहां आइए आप,
उदयनिधि ने बयान दिया तो हफ्ते भर से आरएसएस चीफ से लेके, आरएसएस से लेके, मोदी जी से लेके, बीजेपी से लेके सब लोग उसमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप सोचिए, जो लोग गौ हत्या के नाम पे लोगों को घेर घेर कर जाने लेने के आरोप वाले हों, वो कह रहे हैं हम गोमांस खाने को तैयार हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो जो भी है, ये बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। लेकिन मैं जो हमेशा आपसे अपील करता हूँ, रोचक मुकाबले में आप दर्शक नहीं हैं, फैन नहीं है, आप रेफरी हैं। आपको ये देखना है कि इस मुकाबले में कौन आदमी नियमों के तहत खेल रहा है, कौन नियम तोड़ रहा है, और अगर कोई नियम तोड़े तो उसको पकड़ना है। ये नहीं कि ये मेरी फेवरेट टीम है, मैं तो ताली बजाऊंगा भले इसने नियम तोड़ के गोल किया है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी हद तक समझ एक अंदर से आई होगी इस पूरी खेल की, और आप ये समझ रहे होंगे कि आने वाले समय राजनीति के कैसे होने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।